थोड़ा आगे शहीद जवानों के जो घर वाले आज हमारे लिए यहाँ पे आए हैं, वर्षा जी और सुनील जी को रिक्वेस्ट करती हूँ उनका सम्मान और आदर करें। ढंग से यह कार्यक्रम का आयोजन होता है, वैसे कार्यक्रम की गरिमा ही है। और ऐसे कार्यक्रमों को राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति एक बार नहीं तो लगातार करते रहना, ये बताता है कि उनके मन में, उनके दिल में हमारे शूरवीरों के लिए कितनी आदर हुआ। तब मैं टीन एज में था। कारगिल का जब युद्ध हुआ तब मैं लगभग 40 का था और एक राष्ट्रभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा, और ये सारी बातों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और जो हमारे शूरवीर है वो किस हालात में लड़ते हैं, किस हालात में बाद में उनका जीवन बीतता है, ये भी देखना और सुनने का अवसर हम सबको बहुत नज़दीक से प्राप्त हुआ। सारी व्यवस्था लगभग हो रही है, लेकिन व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है, आप कितना भी करो वो कम होता है। हमको लगता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन क्या कमियां हैं वो तो यही बताएंगे जो इसको जीवन भर लंबा भाषण तो करने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं जब से राजनीति में जुड़ा और काम करना प्रारंभ किया, तब मैं भी आपके जैसे सामने बैठकर उन दिनों में व्याख्यान सुनता था, और नेताओं का व्याख्यान सुनकर मेरे मन में इस प्रकार का एक विचार पनपा, और जिसके वजह से उत्तर मुंबई में जितने भी महापुरुषों के नाम पर जो प्रकल्प बने हैं, उनकी प्रतिमा लगाई है, उनका हर साल व्याख्यान करके भावी पीढ़ी के मन में जो उनकी जीवन गाथा उसको ट्रांसफर करना, ये उसके पीछे का सपना ही है कि हमारे देश के जो उपाध्यक्ष सौ वर्षा सुनील राणी जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विधायक आशीष शेलार जी, चारतोप के हमारे लोकप्रिय विधायक योगेश सागर जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे जांबाज देश के रक्षक, हम सबके रक्षा करने वाले जांबाजों को मैं नमन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
और इस कार्यक्रम के आयोजक सुनील राणे जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि देश की रक्षा करने वाले शूरवीर जवानों का सम्मान करने का मौका हम जैसे राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर काम करने वाले लोगों को भी बहुत कम मिलता है, और आप जैसे लोगों को तो लगभग मिलता ही नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए साल भर में कुछ ऐसे दिन आते हैं, और ऐसे दिनों में से एक कारगिल दिवस हम हर साल मनाते हैं। और उस कारगिल दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर आए, हमारे जाबाज शूरों का अभिनंदन करने के लिए, उन्हें वंदन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, और जो शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा सुनहरा अवसर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई हो नहीं सकता। आज कारगिल विजय दिवसच्या निमित्ताने अथर्व फाउंडेशनच्या वतीने आमच्या वीर जवानांची आणि त्यांच्या शौर्याची आठवण काढावी, प्रेरणा घ्यावी, नागरिकांमध्ये देशभक्तीच्या भावना जागृत व्हाव्यात आणि त्या विजयाचा आनंद बरोबरीने देशातल्या नागरिकांमध्ये सहभागितेतनं व्यक्त करावा आणि बलिदानी परिवारातील लोकांना सुद्धा आपल्या या कार्यक्रमाचा सहभागी आणि संवेदना व्यक्त करण्यासाठी बरोबर घेऊन येणं, या स्वरूपाचा हा कार्यक्रम अतिशय उत्तम अथर्व फाउंडेशनने केला आणि म्हणून या कार्यक्रमाला माझ्या शुभेच्छा आहेत। मोदी साहेब महाराष्ट्राचे दुश्मन आहे अशी टीका संजय राऊत यांनी केली, सर काय प्रतिक्रिया? संजय राऊत आणि उबाटा सेना हे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचे द्वेष्टे आहेत। महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रत्येक व्यवसायाला आणि रोजगाराला, मग तो नाणार असेल का तो आरामको असेल का ते वाढवणचं बंदर असेल, या सगळ्या येणाऱ्या गुंतवणुकीला विरोध करणारे पहिले म्हणजे उबाटा सेना। म्हणजे महाराष्ट्रातल्या युवकाच्या हाताला काम मिळू नये असा महाराष्ट्र द्वेष हा उबाटा सेना आणि संजय राऊत करतात। बरोबरीने कुठलंही विकासाचं काम असेल तर कोस्टल रोडलाही पहिल्यांदा विरोध, मुंबई नागपूर एक्सप्रेसवेला पहिल्यांदा विरोध, मुंबईच्या नवीन होऊ घातलेल्या एअरपोर्टला विरोध, विकास हा महाराष्ट्रात होऊच नये या पद्धतीने भूमिका घेणारे संजय राऊत आणि उबाटा सेना हे महाराष्ट्र द्वेष्टे आहेत, म्हणून त्यांनी दुसऱ्याला त्यांनी शिकवू नये। लाडकी बहीण योजनेबाबत त्यांनी सांगितलं की पैसे कुठून आणणार, हे योजना बंद होणार, सरकार जाणार। या सगळ्यांना सुप्रीम कोर्टाने जे असे प्रश्न आणि शंका उपस्थित करतात त्यांना अतिशंकेखोर असं म्हटलेलं आहे। व्हीव्हीपॅटच्या संदर्भामध्ये जे न्यायालयामध्ये सुप्रीम कोर्टात दावा चालू होता त्यावेळेला देशाला या अतिशंकेखोरांपासून सावधान राहिलं पाहिजे हे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं आहे। तोच आणि तेच शब्द हे उबाटा सेना आणि संजय राऊत यांना लागू होतात। लाडली बहीण योजनेमध्ये माझ्या माता भगिनींना मदत मिळते तर यांच्या पोटात दुखायला लागलेलं आहे। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन अथर्व फाउंडेशन ने किया है। सबसे पहले 25 वर्ष आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल हमने सभी ने देखा था, हम सभी ने उसके बारे में जानकारी हासिल की थी, और कारगिल के युद्ध को जब हमें विजय मिली उसको आज 25 वर्ष पूरे हुए। इसके लिए आज सबसे पहले मैं देशवासियों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ, और सबसे पहले हमारे कारगिल इस विजय गाथा के साथ साथ जिन वीर सैनिकों ने अपने बहादुरी के साथ अपने प्राणों को बलिदान करते हुए इस हिंदुस्तान की भूमि की सुरक्षा की, ऐसे हमारे सभी शहीद जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, ये भी संदेश आज के 25 वर्ष कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सभी को आश्वस्त करता हूं। हम सबको पता है कि कारगिल का युद्ध 25 वर्ष पहले लड़ा था, और तभी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कल्पकता से उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आक्रमण करने के पश्चात कारगिल की ऊंचाई या कारगिल की ऊंची चोटियों पे पाकिस्तान के सेना ने आक्रमण के पश्चात भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने
अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस कारगिल के युद्ध को जीता था। उसको आज 25 वर्ष हुए। अथर्व फाउंडेशन लगातार पूरे देश भर में कार्यक्रम करता ही रहता है। आज के कारगिल विजय दिवस का तो बहुत ही महत्व है। तो 25 वर्ष पहले यानी 25 वर्ष तक जिनकी उम्र आज सरासरी 20, 22, 25 है, उनका शायद जन्म भी नहीं हुआ था। तो हमारे देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान रखना और ये देश का इतिहास आज के नौजवान पीढ़ी को मालूम हो। और कारगिल युद्ध ये सबसे कठिन, सबसे भयंकर, सबसे भीषण युद्ध था, जिसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रशिया से लेकर अमेरिका तक उन देशों के सैन्य या फिर सैनिक यहाँ पर आते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। क्योंकि 20,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फीली ठंड में 0 से नीचे 10 और 15 डिग्री सेल्सियस में युद्ध को कैसे लड़ा गया। भारत के जवानों ने साहस, बलिदान, त्याग, निष्ठा, देशभक्ति, देश प्रेम, ये सभी को देखते हुए भारत के सैनिकों के प्रति श्रद्धा रखने का ये कार्यक्रम है। और इसके लिए कारगिल ये सभी के हृदय का विषय है। और तिरंगा अगर कहीं पर लहराता है तो तिरंगा सभी भारतीयों के हृदय में लहराता है। और इसके लिए कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ। ये जो नई पीढ़ी है जिसकी उम्र 25 साल है, तो 25 साल के पहले कारगिल हुआ था, तो कारगिल के बारे में वो निश्चित रूप से जानकारी हासिल करे। देश को मजबूती और रक्षा देने वाले हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान और सच्ची श्रद्धा रखे, यही आज कारगिल के उपलक्ष्य में सभी को संदेशा होगा। अथर्व फाउंडेशन तो लगातार पिछले 16 वर्षों से हमारे शहीदों के परिवार के लिए बहुत सारा काम करता है। हमारे देश भर में शहीद सैनिकों की बेटियों को आधुनिकता से पढ़ाने के लिए पूरे देश भर में लैपटॉप का वितरण किया जाता है। मैं स्वयं बहुत सारे राज्यों में जाके आया हूँ, उत्तर प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक करीबन 10-12 राज्यों में तो मैं स्वयं गया हूँ। खाइयों में, पहाड़ियों पर छोटी छोटी बेटियाँ जिनके पिताजी ने अपने इस देश की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके घर में जाना, उसकी छोटी बेटी को मिलना, उसको आगे पढ़ाने के लिए मदद करना, ये हमारा कर्तव्य है। वैसे ही अथर्व फाउंडेशन लगातार विशेष रूप से उत्तरी पूर्व राज्यों में, जहाँ पर विशेष रूप से कहा जाए तो मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ऐसे 7 राज्यों में हमने करीबन 5 एम्बुलेंसेस पहले ही दी है। और आज दोपहर को 4 बजे सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश जी बैस, इनके हाथों से और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी की उपस्थिति में 3 राज्यों के लिए, यानी मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों के पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए उनके सेहत के और आरोग्य की रक्षा करने के लिए कभी भी अस्पताल जाना पड़े तो इसके लिए 3 एम्बुलेंसेस का वितरण आज राज्यपाल महोदय के हाथों से किया जाएगा। यानी उत्तरी पूर्व के 8 राज्यों में, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम से लेते हुए अरुणाचल, आसाम से लेके सिक्किम तक और नागालैंड, ये सभी राज्यों में अथर्व फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस वहाँ पर दी गई है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, विशेष रूप से जहाँ पर दूर इलाके में महाराष्ट्र के भी जहाँ पर सैनिक रहते हैं, उनको भी सहायता हो, इसके लिए एम्बुलेंसेस का वितरण होगा।